वो बयान है जिसने दुनिया भर के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की कह सकते हैं नींदें उड़ा दी थी। 2019 में तुर्की के राष्ट्रपति का ये वाक्य सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक तरह की चेतावनी थी। और ये हमें सीधे उस दुनिया के मुहाने पर ले आता है जहां दशकों से चले आ रहे नियम टूट रहे हैं और दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। हम एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या दुनिया न्यूक्लियर वेपन्स के फैलाव की एक नई महामारी की ओर बढ़ रही है? एक ऐसा सवाल जो सीधे तौर पर हम सबके भविष्य से जुड़ा है। इस पूरी पहेली हम इसे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ग्लोबल सिस्टम कैसे बिखर रहा है, फिर कुछ जरूरी टर्म्स को समझेंगे। इसके बाद दुनिया के नक्शे पर दो सबसे गर्म इलाकों मिडल ईस्ट और ईस्ट एशिया पर जूम इन करेंगे और आखिर में इन सभी कड़ियों को जोड़कर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दशकों तक ना दुनिया एक बहुत ही नाजुक सी शांति पर टिकी हुई थी, जिसे कुछ संधियों और समझौतों ने थाम रखा था। ये एक तरह का सिक्योरिटी नेट था। लेकिन अब वो नेट कह सकते हैं तार तार हो रहा है और हम एक कहीं ज्यादा खतरनाक दौर में दाखिल हो रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये कहानी है कि कैसे दुनिया का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम धीरे धीरे ढह गया। में एबीएम संधि का टूटना, 2019 में आईएनएफ संधि का खत्म होना और अब 2026 में न्यू स्टार्ट संधि की भी एक्सपायरी। ये एक एक करके उन खंभों को गिराने जैसा है जिन पर ये पूरी इमारत टिकी थी। और इसका नतीजा ये कि दुनिया के दो सबसे बड़े न्यूक्लियर आर्सेनल्स जल्द ही बिना किसी रोक टोक के रह जाएंगे। जब एक सिस्टम टूटता है ना, तो उसकी जगह कोई और लेता है। पुरानी संधियों के मलबे पर एक नई न्यूक्लियर पावर खड़ी हो रही है, चीन। 2030 तक 1000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स का अनुमान ये बताता है कि इस खेल के नियम और खिलाड़ी दोनों ही तेजी से बदल रहे हैं। अब इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड खेल को समझने के लिए शब्दों को मतलब कुछ टर्म्स को समझना होगा। ये वो शब्द हैं जो आज की इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में हैं। तो पहला शब्द है न्यूक्लियर लेटेंसी। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बहुत ही शानदार शेफ है जिसके पास दुनिया की सबसे बेस्ट किचन है, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन वो अभी खाना नहीं बना रहा। उसके पास काबिलियत इरादा नहीं है। बस यही है न्यूक्लियर लेटेंसी। हथियार बनाने की पूरी टेक्निकल कैपेबिलिटी, लेकिन उसे बनाने की मंशा के बिना। अब सोचिए, वही शेफ अपनी किचन में सब कुछ रेडी रखता है, इस इंतजार में कि भाई कब कोई बड़ा ऑर्डर आ जाए। ये सिर्फ कैपेबिलिटी नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इसी को कहते हैं जब कोई देश जानबूझकर न्यूक्लियर वेपन बनाने का ऑप्शन खुला रखता है क्योंकि उसे नहीं पता कि भविष्य में कब इसकी जरूरत पड़ जाए। और जो देश ऐसा करते हैं ना, उन्हें कहते हैं थ्रेशहोल्ड स्टेट्स। मतलब ये वो देश हैं जो न्यूक्लियर क्लब के दरवाजे पर बस खड़े हैं, एक पॉलिटिकल फैसले की दूरी पर। और हाँ, ये कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा हुआ है। इतिहास गवाह है कि कई देशों में ये रास्ता चुना है, जैसा कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। जापान से लेकर जर्मनी और ब्राजील तक कई देशों के पास अलग अलग वक्त पर ये कैपेबिलिटी रही है। चलिए अब अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं और दुनिया के नक्शे पर उस जगह चलते हैं जहां टेंशन हमेशा हाई रहती है। बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, जहां एक रीजनल आर्म्स रेस की आहट बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। यहाँ की जियोपॉलिटिकल चेस में दो मेन प्लेयर्स हैं, ईरान और सऊदी अरब। ईरान अपनी सिक्योरिटी और दबदबे के लिए न्यूक्लियर क्लब के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और दूसरी तरफ सऊदी अरब ने साफ कह दिया है, अगर तुम बनाओगे तो हम भी बनाएंगे। दोनों अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और इससे पूरे इलाके का पारा चढ़ रहा है। और सऊदी अरब के पास एक ट्रम्प कार्ड भी हो सकता है, पाकिस्तान। कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि दोनों के बीच एक तरह की अनकही डील है, जिसके तहत सऊदी अरब जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान से रेडीमेड न्यूक्लियर वेपन हासिल कर सकता है। ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो खेल को रातों रात बदल सकता है। और देखिए, जब दो बड़े देश इस तरह की रेस में होते हैं तो आसपास के देशों पर भी इसका असर पड़ता है। तुर्की इस पूरे रीजनल उथल-पुथल के बीच अगला डोमिनो साबित हो सकता है। अपने पड़ोसियों को देखकर वो भी अपनी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करने को मजबूर महसूस कर सकता है। ठीक है, तो मिडल ईस्ट से अब ग्लोब को घुमाते हैं और चलते हैं दुनिया के दूसरे कोने में। अब जरा ईस्ट एशिया के मैप को देखिए, जहां अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी खुद को एक बहुत ही मुश्किल चौराहे पर पा रहे हैं। एक मिनट, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये कोई छोटा मोटा सर्वे नहीं है, ये एक जबरदस्त बदलाव दिखा रहा है। दक्षिण कोरिया के 70% लोग चाहते हैं कि उनके देश के पास अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन हो। ये दिखाता है कि वहाँ डर और इनसिक्योरिटी की भावना कितनी गहरी है।
तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इस सोच के पीछे की वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर खतरा। दूसरा, अमेरिका जो सिक्योरिटी की गारंटी देता है, उस पर अब लोगों को शक हो रहा है। और तीसरा, एक सोच कि भाई असली पावर तो न्यूक्लियर वेपन से ही आती है। ये एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल है। लेकिन कमाल की बात यह है कि साउथ कोरिया का पड़ोसी जापान बिल्कुल उल्टी कहानी बयां करता है। ये एक तरह का यिन यांग जैसा है। एक तरफ जबरदस्त टेक्निकल कैपेबिलिटी है और दूसरी तरफ इतिहास की वजह से एक बहुत मजबूत एंटी न्यूक्लियर सोच। और जब हम कैपेबिलिटी की बात कर ही रहे हैं तो ये कोटेशन सब कुछ कह देता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जापान न्यूक्लियर हथियार बनाने से सिर्फ एक पेचकश की दूरी पर है। मतलब सब कुछ रेडी है, बस एक ऑर्डर की देर है। तो यहाँ हमारे सामने दो पड़ोसी हैं। दोनों के पास लगभग एक जैसी टेक्नोलॉजी है, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग। एक तरफ जापान है, जो अपने इतिहास की वजह से न्यूक्लियर वेपन से दूर है, और दूसरी तरफ साउथ कोरिया, जो अपने भविष्य के डर की वजह से उनकी तरफ खिंचता चला जा रहा है। तो ठीक है, हमने मिडिल ईस्ट को देखा, ईस्ट एशिया को देखा। अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी दुनिया के लिए बड़े नक्शे पर इसके क्या मायने हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब बड़े देश ही नियमों को ताक पर रख देते हैं, तो छोटे देशों के लिए भी खेल का मैदान खुल जाता है। ग्लोबल संधियों का टूटना सिर्फ एक पॉलिटिकल घटना नहीं है, ये बाकी दुनिया के लिए एक सिग्नल है कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब खुद उठानी होगी। और ये सब ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। एक चीज गिरती है और उसके बाद लाइन से सब गिरने लगते हैं। सबसे पहले ग्लोबल नियम टूटते हैं, फिर ईरान जैसी रीजनल ताकतें उस खाली जगह में घुसने की कोशिश करती हैं। इसके जवाब में सऊदी अरब जैसा उसका दुश्मन भी वही करने पर मजबूर हो जाता है। और ये सब देखकर साउथ कोरिया जैसे देश सोचने लगते हैं कि कहीं हम अकेले तो नहीं रह जाएंगे। ये एक चेन रिएक्शन है जो पूरी दुनिया में फैल सकता है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब पुराने नियम खत्म हो चुके हैं और दुनिया भर में नई नई दुश्मनियां सिर उठा रही हैं, तो क्या एक ऐसी दुनिया जहां आज से कहीं ज्यादा देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हों अब तय है? इसका जवाब जो भी होगा वही हमारा आने वाला कल तय करेगा।